हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल भटनेर आईएएस। मैं दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के कोर्स में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बेहतर हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है, कोविड की जो कंडीशंस हैं फिर से ख़राब होती जा रही हैं, तो प्लीज़ सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें और अपनी पूरी फैमिली को भी सेफ़ रखें एंड गैदरिंग्स जितना हो सकता है अवॉइड करें। प्लीज़ टेक केयर, है ना। वैक्सीनेशन जिनकी नहीं हुई हैं प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं एंड प्रॉपर जो डिकॉरम है वो उसको मेंटेन करके हुए चलें, बिकॉज आपको हिंड्रेंस नहीं चाहिए किसी भी तरह की, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अटेम्प्ट्स नहीं दे पाए ड्यू टू दिस कोविड। किसी को कोविड हो गया है, किसी की फैमिली में कोविड हो गया है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, है ना। सो प्लीज़ ट्राई कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चलिए, तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लैंड फॉर्म्स कर रहे थे भाई, हमने थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा चल रहा है, बट कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में और इसको कंप्लीट कर दिया जाए। लैंड फॉर्म्स यानी कि स्थलाकृतियाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूवियल कर ली थी हमने और जो ग्लेशियल थी वो हम कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ एरिड भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करें उससे पहले एज यूजुअल हमारे नए साथियों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा एंड दिस इज अ स्मॉल बैकग्राउंड और आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ भारतीय आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अकेडमी। ऑलराइट, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। बेसिक जो डिटेल्स हैं उनको कवर करेंगे और एक एक करके सभी लैंड फॉर्म्स को देखते हैं। उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम दिया गया था, जिसने कर लिया है वेरी वेल एंड गुड, और जिसने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू प्रेप टुडे। एंड यहाँ पर आपको एसएससी एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली वीडियोस मिल जाएंगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स की, ठीक है। इसके साथ साथ जीके एट्सेट्रा भी शुरू होगा इन द इनिशियल फेज। ये सब आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। कितना कवर करोगे एक साथ, है ना। तो ये सब्जेक्ट्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे बाकी के सब्जेक्ट्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, राइट। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे जिसमें लैंड फॉर्म्स हम देख रहे हैं। और लैंड फॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और थोड़ा सा अगर रिविजन देखें, वी आकार की घाटी, गॉर्ज देखा, कैनियन देखा, ठीक है, वाटरफॉल देखा हमने, जलप्रपात देखा, पोर्ट होल्स देखे, अलूवियल फैंस देखे, ठीक है, कुछ इस तरह के अलूवियल फैंस देखे। देन फ्लड प्लेन्स हैं, बाढ़ के मैदान हैं हमारे पास, लेवीज हैं, पॉइंट बार्स हैं, ऑक्सबाउ लेक है, डेल्टा है। डेल्टा के बाद हमने टाइप्स ऑफ डेल्टा भी देखे थे बहुत सारे, और फिर उसके बाद हमने उसको कंपेयर किया था विद एस्चुरी, है ना। और एस्चुरी के साथ कंपेयर करने के बाद हमने रिवर रेजुवेनेशन टॉपिक जो है वो उठाया था, जिसमें हमने एक स्थलाकृति देखी थी मेन निक पॉइंट, ठीक है। फिर हम आए थे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर, और नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनके एक्शंस देखे थे हमने, किसकी वजह से होते हैं। और फिर हमने समझा था सी वेव मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। वेव कट प्लेटफॉर्म्स, वेव कट क्लिफ और केप्स एंड बेज, स्टैक्स एंड आर्क्स, ब्लो होल्स एंड जूस। इतना हमने कवर कर लिया था। ये जो स्थलाकृतियां हैं हमने डिस्कस की थी, सारी इमेजेस देखकर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक मिल रहा होगा कि क्या क्या पढ़ा था हमने, राइट। यस, चलो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं आज की जो लैंडफॉर्म्स हैं उस पर, जिसमें हमें देखना है तटीय अपर्दन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति यानी कि डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमको देखनी है अब, ठीक है। क्या करना है, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखनी है। अब डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की जो तटीय अपर्दन पर हो रही हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मानो सी वेव्स आ रही हैं, सागरीय लहरें आ रही हैं, वो क्या करती हैं, जितना भी अपर्दित पदार्थ होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। भाई कोई भी मीन्स है उसकी 3 चीजें थी, है ना, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, इसका परिवहन कर रही है, जितना भी अवसाद है, जो भी सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं, अब अपर्दित जो पदार्थ हैं यहाँ पर, उन सभी का क्या कर रही है, परिवहन कर रही है और इनको
तट से दूर ले जाकर सुदूरवर्ती किनारों तक निक्षेपित कर देती है। तट से थोड़ा दूर ले जाती है, सुदूरवर्ती किनारों तक निक्षेपित कर देती है। अब निक्षेपण से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसमें पुलिन है, बीचेस, रोधिका है, बार्स, टॉम्बोलो है, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक एक करके समझते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पुलिन या फिर बीच की। अब बीच की बात करें तो सागरीय तट के साथ साथ, ठीक है, सागरीय तट के बिल्कुल किनारे किनारे जो पाई जाती है वो क्या है, निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृतियां हैं, सागर के बिल्कुल किनारे किनारे। ठीक है, अब पुलिन का जो निर्माण है वो बड़े ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में होता है। जैसे मानो यहां से बड़ा ज्वार आ रहा है, एक हाई टाइड आ रही है और एक लो टाइड आ रही है, ये यहाँ इम्पैक्ट डालेगी, ये यहाँ इम्पैक्ट डालेगी। ये जो बीच का गैप होता है, समझ रहे हो, ज्वार तल जो है, उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच का जो स्थान है वहां पर पुलिन का निर्माण होता है, बीच का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा जलोढ़ होता है, जलोढ़ से आच्छादित रेत रहता है, बहुत सारे और पदार्थ इसमें शामिल रहते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, अवसादों की प्राप्ति जो है कहाँ से होगी, नदियां जो आती हैं अवसाद लेकर, बजरी एक्सेट्रा जो भी मुहाने पर जमा करती हैं, वही सारे अवसाद जो है इकट्ठे होकर यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब बीचेस क्या है कि ऐसा नहीं है परमानेंटली बन जाते, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, टेम्पररी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर रहते क्योंकि बार बार क्या है, टाइड चलती जाएगी, है ना, ज्वार उठता जाएगा, बार बार निक्षेपण होता जाएगा और बार बार वो बनता जाएगा, तो वो बिखरता है और बनता है, बिखरता है और बनता है। लेकिन ये प्रोसेस ऐसे इमीडिएटली होता है कि हमें ऐसा ही लगता है कि ये परमानेंट है। ठीक है, इमीडिएटली आ रहे हैं, इसको इरोड किया, दूसरा जो अवसाद था वो निक्षेपित करके चले गए, तो वो क्रिएट हो जाता है साथ के साथ। ठीक है, तो मैक्सिमम बीचेस में क्या है, रेत के छोटे कण मिलते हैं। आपने देखा होगा बीच का जो सैंड होता है वो चिपक जाता है ना, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, चेन्नई का मरीना पुलीन है, तिरुवनंतपुरम का कोवलम पुलीन है, बहुत ज्यादा फेमस बीच जो है हमारे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीच। अब आप ये एरिया देखें भाई, यहाँ से ये तो लो टाइड है, जितना पानी आप नॉर्मल देख रहे हैं ये तो लो टाइड है। जब ये पानी उठकर जहां तक हाई टाइड तक जाएगा, वहां तक जो ये अवसाद रेत के रूप में इकट्ठा हुआ है, ये सारा क्या कहलाएगा, बीच कहलाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इसकी एज सच कुछ नहीं है, इस अवसाद की, इस रेत की प्रोडक्टिविटी एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ टूरिज्म के काम आता है। ठीक है, मुख्य इसका काम टूरिज्म का है। ये बीच बहुत एक शानदार क्रिएशन होती है, इतना अच्छा जो दृश्य है वो बनता है, तो मेनली जो सारा काम है वो टूरिज्म का रहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। बीच क्लियर हो गया, बीच सबको मालूम है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं कि रोधिका, स्पिट और संयोजक रोधिका, बास, स्पिट्स एंड कनेक्टिंग बास। ये क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे रेत है, कंकड़ है, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, उनसे कटक बने हुए होते हैं। कटक मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे क्षेत्र जिसमें कटाव होते हैं। ठीक है, तो रोधिका क्या है, एक प्रकार का कटक है जो खाड़ी के आर पार दो अंतरीप को जोड़ता है। कोई भी खाड़ी है, उसके आर पार कोई भी दो अंतरीप हैं, उनको जोड़ने का काम एक कटक करता है, रोधिका करती है। मतलब कौन सा कटक, रोधिका। ठीक है, अब रेत से जो ये रोधिका बनती है वो सैकड़ों किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, और जो तट होता है हमारा, कोस्ट होता है, उसके बिल्कुल साथ 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 साथ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तट से जुड़ी हुई है, नहीं, तट से अलग है, लेकिन तट के पैरेलली उतने ही लंबे डिस्टेंस तक चलती जाती है। कनेक्शन नहीं है इनका आपस में, सेपरेट है, लेकिन पैरेलली उसके साथ साथ कोस्ट लाइन पर ही चलती है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, अब तट रोधिका कहलाते हैं।
ये हो गया हमारा रोधिका। अब रोधिका का निर्माण कई बार ऐसे भी हो जाता है कि एक सिरा तो तट के शीर्ष स्थल में बिल्कुल डूबा हुआ है और दूसरा सिरा सागर की ओर बाहर निकला हुआ एकदम खुला ओपन एरिया है। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक सिरा तो शीर्ष स्थल में बिल्कुल सबमर्ज्ड है, संलग्न है, उसके साथ साथ एकदम चिपका हुआ है। दूसरा सिरा बाहर निकला हुआ बहुत दूर है, यानी कि मानो ये कोस्ट लाइन है तो एक सिरा तो हमारा यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन ये चलता चलता इतना सुदूर हो जाता है कि दूसरा जो सिरा है वो इतना दूर चला जाता है। ठीक है, एक सिरा जो है शीर्ष स्थल में संलग्न है, दूसरा बाहर निकला हुआ होता है। ये जो आकृति होती है बीच की, ये जो आकृति बन रही है, इसी को क्या कहते हैं? स्पिट्स कहते हैं, या हिंदी में भी स्पिट ही कहते हैं। ठीक है, स्पिट्स कहते हैं इसको। और जो ये दो शीर्ष स्थल हैं, इनको जो ये रोधिका जोड़ रही है उसको हम कहते हैं संयोजक रोधिका, कनेक्टिंग बार्स। ठीक है, दो सिरों को जोड़ने वाली जो रोधिका है वो कनेक्टिंग बार है। सिंगल रोधिका कोस्ट लाइन के बराबर चल रही है। स्पिट कब बनता है? जब एक तरफ तो संलग्न है, साथ में जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ से कोस्ट लाइन की बहुत दूर चली जाती है, तो ये जो बीच की जो शेप बनती है ये क्या है? स्पिट। हाँ, और शीर्ष स्थल से कोई दूसरे द्वीप में जाकर अगर ये मिल जाती है तो उसको उस संयोजक रोधिका को हम टॉम्बोलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि ये एक कोस्ट लाइन है, ये रोधिका यहां से निकली और किसी दूसरे के साथ यहाँ कनेक्ट हो गई, कोई दूसरा यहाँ पर भी हो सकता है ना, यहाँ जाकर कनेक्ट हो गई। अब इसको हम क्या कहेंगे? टॉम्बोलो कहेंगे। तो टॉम्बोलो क्या है? कोस्ट और आइलैंड के बीच के कनेक्टिंग पॉइंट। एक पुल की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है कोस्ट के और आइलैंड के बीच में, तट और द्वीप के बीच में। ठीक है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इकट्ठा बता रही हूं मैं आपको। रोधिका, स्पिट, संयोजक रोधिका, टॉम्बोलो, जो ये अपतट रोधिका है, ये सारी स्ट्रक्चर्स आपस में कनेक्टेड है ना। तो अपतट रोधिका के खाड़ी के मुख पर क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने से खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार जो है तंग हो जाता है। जितना ये फैलेगी उतना ज्यादा खाड़ी के द्वार को बंद करती जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होता है? खाड़ी जो है एक लेगून में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमारी चिलिका झील, पुलिकट झील, ये सब लेगून झील का उदाहरण है। ठीक है, जिनको केरल में कयाल्स कहा जाता है। लेगून झील को ही केरल में क्या कहा जाता है? कयाल्स कहा जाता है। कि ये इतने ज्यादा ऐसे होते हैं कि इसकी ओपनिंग जितना ज्यादा हमारा जो स्पिट्स का एरिया है वो बढ़ता जाएगा, उतना क्या है ये बंद होता जाएगा। तो ये ऐसे क्या होता है, यूं पूरा सर्कल बंद हो जाता है एक टाइम पे। इसके बंद होने की वजह से यहाँ जो पानी होता है वो यहीं सीमित रह जाता है और ये बन जाता है लेगून या फिर कयाल। क्लियर है यहां तक? ये देखना थोड़ा सा इमेज। ये आइलैंड आया, आइलैंड के साथ यहाँ पर ये स्पिट्स फैलकर जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अंदर वाला पानी अंदर रह गया, इसने बना दिया क्या? लेगून। ये जो एक्सटेंडेड पार्ट्स हैं ये क्या है? स्पिट्स। ये देख रहे हो, ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये बीच में इसके क्या है? स्पिट्स। ये आ गया टॉम्बोलो। भाई इसको अगर हटा दूं तो ये आइलैंड अलग है और ये मुख्य भूमि अलग है ना। अगर मैं ये बीच का रीजन इतना सा हटा दूं तो ये मुख्य भूमि अलग है और ये आइलैंड अलग है। तो ये जो बीच में एक जोड़ने का काम कर रहा है वही क्या है? टॉम्बोलो। क्या है? टॉम्बोलो। स्पिट्स। ठीक है, कनेक्टिंग आइलैंड्स, टॉम्बोलो कलेक्टिंग बार्स, मतलब स्पिट कनेक्टिंग बार्स और बार्स। तो बार्स तो नॉर्मल है और जो कनेक्ट कर रही हैं वो कनेक्टिंग बार्स हैं, जिसको हम टॉम्बोलो भी कह देते हैं जब आइलैंड को जोड़ रही है। क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं समुद्री तट।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास? समुद्री तट। तो समुद्री लहरें द्वारा जो है तट रेखा में निरंतर बदलाव होता रहता है। समुद्री तट है सिंपल, पानी है, उसकी एक कोस्ट लाइन है, भाई यहाँ पानी है, इधर लैंड है, ये तट है, बहुत सिंपल। लेकिन ये तट बदलता रहता है, कभी तो अवसाद इकट्ठा करने के बाद ये यहाँ तक बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, कभी कभी इसका अपर्दन कर देने की वजह से ये पीछे चला जाता है। तो ये बार बार क्या है, चेंज आता रहता है इसमें। तो समुद्री लहरों द्वारा जो इसमें चेंज आता है, अवरोधी चट्टानों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग तटों का निर्माण होता है। जैसे कि निमज्जित तट है जिसको कहते हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, और उन्मज्जित तट है जिसको कहते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, निमज्जित तट कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, उन्मज्जित तट कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस। समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो एक बार इस एग्जाम्पल को देखना, इस इमेज को देखना और समझना कि कैसे जो क्रिएशंस हैं वो हो रही है। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म और वेव कट क्लिफ जो है हम समझ चुके थे। ये बीच डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर देखिएगा ये बीच डिपॉजिट्स हैं जितना आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये आइलैंड का रूप ले लेते हैं, तो बैरियर आइलैंड बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये छोटे छोटे इन दो रीजन्स को कनेक्ट करने वाला ये जो रीजन है ये क्या है, बार। यही इसका एक्सटेंशन क्या है, स्पिट, और ये बन रहा है हमारा यहाँ पर एस्चुरी। ठीक है, चलो तो अब निमज्जित तट जो है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस जो है, उसको देखें तो ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे क्या होता है, तट रेखाएं अनियमित होती है, बहुत ज्यादा इरेगुलर होती है। जाहिर सी बात है, अब आप एकदम फाइन पॉलिश करके उसको ऐसा तो रख नहीं सकते, ऐसे 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 चलेगी तट रेखा, तो है ना। हाँ, और जिसके कारण हमें नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं कि भाई इसके अंदर ही घुस गई हैं। तट रेखा के अत्यधिक जलमग्न होने से क्या होता है, तट के स्थल भाग में जलमग्न हो जाता है। तट का स्थल भाग जो होता है वो भी क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। और जितना पहाड़ी भाग है वो सीधा जल में डूबा होता है। पहाड़ी भाग सारा सीधा ही जल में डूबा होता है, और सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थलाकृतियां नहीं मिलती हमको। यहाँ किनारे में छोटी छोटी स्थलाकृतियां जो होती हैं वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो अंदर ही जा चुकी हैं, पानी के अंदर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इरोजनल जितनी लैंड फॉर्म्स है ना वो मिलेंगे हमको, क्योंकि पानी ज्यादा है, वो सारा इरोजन करता रहता है, यहाँ पर अपर्दन करता रहता है। तो अपर्दनात्मक जितनी कृतियां हैं वो हमको यहाँ पर बहुतायत में मिल सकती हैं, और कुछ नहीं मिलता। रिया तट, एस्चुरी, फ्योर्ड, डॉल्मेशियन, अनुदैर्ध्य तट, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा जा सकता है। समझते हैं कि ये क्या है, सबमर्जेंस कुछ नहीं है। आप देखिएगा कि भाई इस तरह से पानी और लैंड जो है यूं कोलैबोरेट हो जाती है, तो इतना इतना पोर्शन सारा पानी में चला जाता है, कोस्ट सबमर्ज हो चुका है, अंदर डूब चुका है, पानी के अंदर जा चुका है आधा से ज्यादा कोस्ट। तो आप यो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भैया कोस्ट कहाँ खत्म हुआ है, पानी का फैलाव उसके ऊपर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो निमज्जित हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो स्थलाकृतियां मिलती हैं, उनको समझते हैं, रिया तट, एस्चुरी, फ्योर्ड तट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिया तट की या रिया कोस्ट की। बेसिक लाइन याद रखना, कोस्ट सबमर्ज हो चुका है, पानी के अंदर जा चुका है तट, आपको बाहर नहीं दिखेगा। ठीक है, इतनी बेसिक चीज याद रखना तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। रिया तट यानी कि रिया कोस्ट। अब नदियों के अपर्दन द्वारा जो निर्मित होता है गैर हिमानीकृत पर्वतीय घाटियों के जलमग्न होने से। ठीक है, सागरीय जल से जो भर जाने से रिया तट का निर्माण होता है। जब सागरीय जल भर जाता है, नदी ने अपर्दन किया, ठीक है, उससे घाटी बनी। घाटी जब जलमग्न हो गई, पानी के अंदर चली गई और सागरीय जल से भर गई, तो इससे क्या बनेगा, रिया। ठीक है, कैसी घाटी, वी आकार की घाटी होती है। कहाँ मिलते हैं ये, उत्तर पश्चिमी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड, ऐसी जगह पर ऐसे तट पाए जाते हैं। दिस इज रिया कोस्ट। आप देखेंगे कि बहुत सारी लैंड बीच में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बीच बीच में लैंड नहीं दिख रही है आपको। यहाँ घाटियां बनाई थी नदी ने, वो घाटियां भर गई पानी से
और ये ऊपर तक आपको पानी ही पानी दिख रहा है इसके बीच में, जबकि यहाँ पर ऐसे घाटी होनी चाहिए थी। ठीक है, ये क्या है? रिया कोस्ट। डन। चलो सेकंड हमारे पास है फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट की बात करें तो जो उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियां होती हैं, जो हमने रिया तट देखा वो गैर हिमानीकृत है, इस पर ध्यान देना। रिया तट जो हमने देखा वो गैर हिमानीकृत है, जबकि फ्योर्ड हिमानीकृत, जलमग्न हिमानीकृत घाटियों है, घाटियों वाला सेशन है, उसको फ्योर्ड कहते हैं। उच्च अक्षांशों में मिलता है जलमग्न हिमानीकृत घाटियां हैं। रिया तट में गैर हिमानीकृत घाटियां थी, वी शेप्ड वैलीज थी। फ्योर्ड में हिमानीकृत घाटियां हैं। ठीक है, बहुत संकीर्ण खड़ी दीवारों वाली जो जलमग्न लंबी हिमानीकृत घाटियां होती हैं वहां बनता है। अब पर्वत से नीचे उतरती हुई जब नदियां यू आकार की घाटी बनाती हैं, यहाँ पर घाटी कौन सी होगी? यू आकार की। आधार तल को काटकर फ्योर्ड घाटी का निर्माण करती हैं। फ्योर्ड घाटी जब जलमग्न हो जाती है तो ये क्या बनती है? फ्योर्ड तट बन जाती है। एग्जाम्पल नॉर्वे का फ्योर्ड तट। ठीक है, क्योंकि नॉर्वे में बहुत सारे फ्योर्ड तट हैं, तो हम नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश भी कहते हैं। क्या है? नॉर्वे इज इक्वल टू फ्योर्ड तटों का देश। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है डैल्मेशियन या अनुदैर्ध्य तट। थर्ड क्या है? डैल्मेशियन या अनुदैर्ध्य तट सागरीय तट के समानांतर पर्वतीय श्रेणी जब क्या होता है? जलमग्न हो जाती है। क्या हो रहा है? कोस्टल रीजन में पैरेलली पर्वत श्रेणी है, वो श्रेणी जब जलमग्न हो जाती है, इस प्रकार के तट का निर्माण होता है, डैल्मेशियन या अनुदैर्ध्य तट। निचले भाग डूब जाते हैं, उच्च भाग द्वीप सदृश दिखते रहते हैं। इतना पहाड़ था, इतना डूब गया, ऊपर का सदृश दिखता रहेगा, नीचे वाला डूबा रहेगा। ये क्या है? डैल्मेशियन या अनुदैर्ध्य तट। ये है डैल्मेशियन तट। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कुछ हिस्सा ऊपर है, बाकी का हिस्सा नीचे धंस चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ज्वार नदमुख तट। ज्वार नदमुख तट इज वेरी सिंपल, क्योंकि क्या होता है कि ज्वार नदमुख तट में एस्चुरी बन रही है, और एस्चुरी पर बनने वाला जो तट है उसका क्या होगा? एस्चुरी तट कहलाएगा। जहां पर निम्नवर्ती तट जलमग्न होकर नदी में बाढ़ ले आते हैं, क्या होता है? एस्चुराइन कोस्ट में उल्टा प्रवाह होने लगता है, नदी में बाढ़ आ रही है। कैसे? कि जब नदी ऐसे जा रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा सबमर्ज्ड है, तो ये नीचे की तरफ जाएगी। जब नीचे की तरफ जाती है तो इधर वाला पानी इसके ऊपर आ जाता है, ऊपर आता है, तो ये पानी का बहुतायात यहाँ पर हो जाता है और ये फ्लडिंग हो जाती है नदी के अंदर। ठीक है, तो नदी का प्रवेश द्वार रेत या पंक से मुक्त होता है। बिल्कुल, यहाँ पर कोई रेत वेत नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना सारा फ्लडिंग हो रहा है, कहाँ रेत ढूंढोगे, है ना। तो ब्रिटेन की थेम्स नदी के तट पर इस प्रकार के एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमको। ये है एस्चुराइन कोस्ट। ठीक है, ये नदी जा रही है, आप दिख रहे हैं डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है ना, इस तरह का ये मार्ग दिख रहा है एक। यहाँ पर आप अगर देखें तो इस तरह का आपको एक मार्ग दिखेगा नदी का। ये जो मार्ग है यहाँ से ये जा रही है, लेकिन इधर से आप देखें तो पानी पीछे को वापस आ रहा है, ये उधर को जा रही है, रिटर्न होकर जब वापस आ रहा है पानी, तो ये क्या है? यहाँ पर बाढ़ क्रिएट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं अब उन्मज्जित तट। उन्मज्जित तट की बात करें, कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस की। सबमर्जेंस देखा हमने, सबमर्जेंस की लैंड फॉर्म्स भी देखी। लैंड फॉर्म्स क्या थी सबमर्जेंट कोस्ट की? रिया तट, फ्योर्ड तट, डैल्मेशियन कोस्ट और एस्चुराइन कोस्ट, 4 प्रकार के हमने देखी। अब बात करते हैं उन्मज्जित तट पर, कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस पर। उन्मज्जित या उत्थित जो तट है, ऐसा किनारा है जहां पर तट में उभार आता है। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे? तट पानी के नीचे जा रहा था। अब हम क्या देख रहे हैं? पानी नीचे है, तट ऊपर है। ठीक है,
तट में एक उभार होता है जो स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने की वजह से हो सकता है। तो या तो स्थल ऊपर उठ गया, लैंड पोर्शन जो है वो बढ़ गया, उसकी हाइट ज्यादा हो गई, या फिर पानी का लेवल नीचे चला गया, तो भी गैप आ जाए। नेसेसरी क्या है? गैप। कैसे बन रहा है डजंट मैटर। तो सागरीय तरंगे इस तट के निचली सतह को काटेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर मैं ऐसे इसको रख दूं, ये एक तट है, अगर तो पानी इसके ऊपर जा रहा है तो यहां ऊपर काम करेगा, लेकिन ये तो ऊपर है, पानी यहां तक है। अब जब पानी यहां तक है तो वो यही कटाव 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 करता रहेगा, ऊपर तो जा नहीं सकता। थोड़ा बहुत लहरें उठेंगी तो ऊपर चला जाएगा, बाकी मेनली क्या होगा? निचले हिस्से में कटाव करेगा, निचले हिस्से में क्या है? प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इसके सारे जो ऐसे तट हैं, उत्थित तट हैं, इसके सहारे नदियां क्या करती हैं? तटीय मैदान, डेल्टा ऐसे बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे लेगून, संकरी ज्वारीय खाड़ी, ऐसे अतिरिक्त तटरेखा भी लगभग देखने को मिलती है। अब जो सागरोन्मुख स्थल है वो एकदम मंद ढाल लिए हुए होता है, तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल, बहुत सारी चीजें और भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। एक एक करके लैंडफॉर्म देखेंगे, हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला लैंडफॉर्म, कोस्ट समझ में आया ना? अब कोस्ट ऊपर है, पानी नीचे है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो हैफा तट या निमग्न निम्न भूमि तट क्या होता है कि सागरीय तटीय भाग में कोई निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित होता है। ठीक है, बिल्कुल कटा फटा नहीं होता है, ये घाटियों का अभाव रहता है इस पर, रोधिकाओं का समानांतर श्रृंखला मिलती है, रोधिकाएं मिलती हैं बहुत सारी, अभी अभी हम रोधिकाएं पढ़कर आए है ना। तो इन रोधिकाओं द्वारा सागरीय जल के गिरने से लेगून झीलों का निर्माण होता है। उन्हीं रोधिकाओं में क्या है? जल आ जाएगा, भर जाएगा, वो ऐसे वैली स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर पानी आएगा, लेगून बन जाएगी। एग्जाम्पल यूरोप का बाल्टिक तट, ये है हैफा। ठीक है, चलो सेकेंड देखें, हिमानीकृत स्थलाकृतियां, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स समझते हैं पहले क्या है। तो ग्लेशियर्स की बात करें तो रैखिक प्रवाह के रूप में बहते जो हिम और बर्फ सहित हिमनद या हिमानी कहते हैं, कि जैसे नदी बह रही है वैसे ही रैखिक प्रवाह से हिम या बर्फ बहती है। जब ऐसे लग रहा है बर्फ फ्लो कर रही है पानी के जैसे, नदी के जैसे चल रही है, उसी को कहते हैं हिमनद या हिमानी। हर वर्ष क्या होता है? हिम का जमाव होने से हिमनद का निर्माण होता है, बर्फ जमेगी, फिर हिमनद का निर्माण होगा। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? शीत ऋतु आए। शीत ऋतु में जब बर्फबारी होगी बहुत अच्छी मात्रा में, तभी वो गर्मियों में बर्फ पिघलने की मात्रा अधिक होगी, और अधिक होगी तभी तो हिमनद का निर्माण होगा, है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। अब हिम के संचयन से संघनन, फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, पूरी प्रोसेस चलती है, तब जाकर एक हिमनद बनता है। ठीक है, तो परतों के रूप में बनता है ये, एक लेयर आई बर्फ की, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, तो लेयर वाइज होता है इसका संचरण। जो ऊपरी परतों का दबाव है वो निचली परतों पे पड़ता है, तो निचली वाली तो बहुत ज्यादा ठोस हो जाती है, ऊपरली क्या होती है? थोड़ी लूज रहती है और फैलती जाती है। तो अधिक दबाव होने के कारण संगठित हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, हिमनद ढाल के प्रभाव से ऊपरी जो परतें हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे आएंगी। ये परत, ये परत, ये परत, ये तो ठोस हो गई, ये वाली थोड़ी लूज है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये वाली नीचे खिंचती आएगी, धीमी गति से धीरे धीरे टक 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 खिसकती जाएगी। ठीक है, जब फ्लो मिल जाएगा तो फुल स्पीड में निकल जाएगी। तो ये हिमनद क्या है? जैसे चलती है, मूवमेंट है, तो कुछ ना कुछ तो कवाड़ा करेगी, चाहे एरोजन करे, डिपोजिशन करे, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो हिमनद के प्रकारों में हम देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वैली ग्लेशियर्स, 3 वर्गों में हम इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है घाटी हिमनद यानी कि वैली ग्लेशियर्स। वैली ग्लेशियर्स में क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो हिम जमा हुआ होता है, जब निचले ढालों की ओर बहने लगता है तो उसे घाटी हिमनद कहते हैं। घाटी क्या है? कोई भी उतले भाग से आप सडनली डाउनफॉल ले रहे हैं, दिस इज घाटी, दिस इज वैली। वैसे ही ऊंचे पर्वत में जो जमा हुआ हिम था, निचली ढाल पर एकदम से बहने लगता है तो वैली ग्लेशियर बन जाता है।
और दूसरी तरफ अगर पर्वतपदीय हिमनद की बात करें तो कोई भी पर्वतीय क्षेत्र में जब कोई हिमनद पर्वत की तलहटी पर आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तलहटी पर इकट्ठे हो जा रहे हैं, एक बहुत बड़े हिमनद का जन्म हो जाता है। जैसे नदियां कॉन्फ्लुएंस होता है ना, रिवर कॉन्फ्लुएंस बनता है, नदियां जुड़ती हैं, आपस में संगम होता है नदियों का, वैसे इनका भी होता है, ग्लेशियर्स का भी होता है तलहटी पर। ठीक है, तो जब मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा हिमनद बन जाता है। ऐसे हिमनद को हम पर्वतपदीय हिमनद कहते हैं। ठीक है, तलहटी पे बन रहा है इस वजह से पर्वतपदीय नाम दे दिया है, पीडमॉन्ट ग्लेशियर। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये तो वैली ग्लेशियर है, आप देख पा रहे हैं, ऐसे चल रही थी, ये डाउनफॉल आ गया, इधर भी ऐसे चल रही थी, ये डाउनफॉल आ गया। ठीक है, कहाँ, ये इनकी यू शेप्ड वैली में, वैली ग्लेशियर। और दूसरी तरफ बात करें पीडमॉन्ट्स की, तो ये क्या है, पीडमॉन्ट ग्लेशियर। एक इधर से आया, एक इधर से आया, अब ये दोनों मिल जाएंगे, एक एरिया बन गया। कहां पर, इस पहाड़ की तलहटी पर, सही है, ये बन गया पीडमॉन्ट ग्लेशियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड जो हमारे पास है महाद्वीपीय हिमनद यानी कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में क्या होता है, जब किसी विस्तृत प्रदेश में इतनी हिमवर्षा होती है कि ग्रीष्म ऋतु में भी हिम नहीं पिघलता था, तो ऐसी दशा में वहां अलग अलग घाटियों में बहने वाले हिमनदों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है और पूरा जो प्रदेश है वो हिमाच्छादित हो जाता है, जिसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। यानी कि ये पिघला नहीं, चला नहीं, मूवमेंट नहीं की, ट्रैवलिंग नहीं हुई, जो घाटियों में चेंज आना चाहिए था वो नहीं आया। क्या हुआ, बस बर्फ जमती गई, सब जगह बर्फ जमती गई, तो पूरा हिमाच्छादित हो जाएगा। तो इसलिए पूरा लैंड एरिया भी सब कुछ हिमाच्छादित हो रहा है, तो क्या है, महाद्वीपीय हिमनद। भाई पूरा महाद्वीपीय हमने तो हिम से ढक दिया है, ऐसा सब कुछ बर्फ 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 बर्फ, सब जगह आपको बर्फ ढकी हुई दिखेगी जहां देखोगे। ठीक है, ज्यादा पिघल नहीं पाया तो इसकी मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, ये क्या है, महाद्वीपीय। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन। क्या है, हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन। अब हिम रेखा क्या होता है, ऐसी सीमा होती है जिससे ऊपर वर्ष भर हिमावरण बना रहता है। ठीक है, और हिम पिघल नहीं पाता। अब हिम रेखा की ऊंचाई भूपृष्ठ के समस्त भागों पर होती है, एक समान तो नहीं हो सकती, भिन्न भिन्न होगी जहां पर रहता है। तो कहीं पर, मतलब बेसिक भाषा में समझना कि एक लाइन ऐसी है, इमेजिनरी लाइन कह लो, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, जिससे ऊपर हमेशा स्नो ही रहेगा, पिघलेगा नहीं। इसके नीचे वाला एरिया पिघल सकता है, इसके ऊपर वाला एरिया हमेशा सॉलिड हिमाच्छादित रहेगा। और हर जगह पर वो हाइट अलग अलग हो सकती है, कहीं 5500 है, कहीं 2000 है, कहीं 3000 है, कहीं 4000 है। अब ध्रुवीय प्रदेशों पर बात करें तो ये तो भाई समुद्र तट पे ही लाइन बन जाती है, क्योंकि समुद्र तट के बाद सब स्नो ही स्नो है। तो वहां पर क्या है, सीधा तट पर ही ध्रुवीय प्रदेशों में स्नो लाइन डायरेक्ट होती है। हमारे तो क्या एक एक्सटेंड के बाद, अगर बाकी के लैटिट्यूड्स में देखें तो एक एक्सटेंट के बाद क्या है, स्नो लाइन क्रिएट होती है, जिसके बाद स्नो रहेगी, यहाँ पिघलेगी नहीं। ध्रुवीय में तो भैया तट से ही स्नो लाइन चालू हो जाती है, कुछ नहीं पिघलने वाला, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। ये है स्नो लाइन, यहाँ वेजिटेशन है, थोड़ा बहुत पिघलेगा, थोड़ी बहुत भूमि होगी, यहाँ सिविलाइजेशन है, लोग हैं। इसके ऊपर ये एरिया जहां पर बर्फ ही बर्फ एनी टाइम रहती है, ये स्नो लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर बर्फ रहेगी, ना वेजिटेशन होगी, ना लोग होंगे। ओके, चलो अब ये बर्फ के लिए क्या होता है, एक मतलब हिमयुग है, हिमयुग जिसके दौरान ये सारे जो हिमानी चीजें हैं वो क्रिएट हुई हैं। तो हिमयुग की बात करें तो यूरोप में प्लीस्टोसीन काल में 4 हिमयुग थे। प्लीस्टोसीन काल में 4 हिमयुग रहे, गुंज, मिंडल, रिस और वर्म। ठीक है, क्या क्या है, गुंज, मिंडल, रिस और वर्म। भारत में भी क्या है, धारवाड़ हिमयुग है,
दक्षिणी भारत में रहता है, और गोंडवाना हिमयुग है जो उत्तरी और पूर्वी भारत में रहता है। ठीक है, जैसे विश्व में है, यूरोप का एग्जाम्पल लिया हमने, वैसे ही भारत में भी है। धारवाड़ हिमयुग है जो दक्षिणी भारत में रहता है, और गोंडवाना हिमयुग है जो उत्तर और नॉर्थ ईस्ट में रहता है। ठीक है, जहां से ये, अब बात करें कि ये हिमयुग के कारण क्या है, बीच में एक छोटा सा टॉपिक है ताकि आप समझ सकें कि ये ग्लेशियर्स का कैसे क्रिएशन, ये क्रिएट होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सनस्पॉट्स का। ठीक है, ध्यान से समझना, सनस्पॉट्स का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं सौर कलंक। ठीक है, अब इस सनस्पॉट में क्या होता है, वृद्धि और कमी होती रहती है क्या ये, जैसे हम कहते हैं चांद पर दाग है, वैसे सूरज पर भी दाग है। कैसे दाग हैं कि ऐसे स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं कुछ जो डार्क हैं, यानी कि यहाँ पर हीट एनर्जी कुछ नहीं है, कोल्ड जोन है ये। ठीक है, यहाँ पर हीट एनर्जी नहीं मिलती हमको, ऐसे स्पॉट्स हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हीट में कमी आ जाती है। सन की हीट में जब ये स्पॉट्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो कमी आ जाती है हीट में, तो सब ठंडा होने लगता है। और जब ये छोटे हो जाते हैं तो हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सब कुछ गर्म होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से सन स्पॉट जो है वो क्रिएट करते हैं रोल। अब देखो, ठंडा होगा ज्यादा तो हिमयुग आ जाएगा, बर्फ ज्यादा हो जाएगी, गर्म हो जाएगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा सब। ठीक है, पहला कारण। दूसरा यह है ध्रुवों का स्थान परिवर्तन होना। ध्रुवों का स्थान परिवर्तन कैसे है कि पृथ्वी जब अपना क्रिएशन कर रही थी तो कभी ध्रुव कहाँ थे तो कभी ध्रुव कहाँ थे। जो वर्तमान स्टेज है वो आने तक बहुत सारे स्थान परिवर्तन हुए और तब तक फिर हिमाच्छादित हो गए। इसी तरह महाद्वीपों का भी विस्थापन हुआ। भाई इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन के साथ थी तब वहां कितना ठंडा रहता, लेकिन अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में आ गए तो अब हम इतना ठंडा नहीं रहता है ना। तो ये भी क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन की वजह से हुआ। फिर वायुमंडल में कार्बन और ओजोन आदि गैसों की मात्रा से तो भाई हम जानते ही हैं कितना पेचीदा मुद्दा है ये, हम सभी परिचित हैं इस चीज से, तो इस पर तो ज्यादा नहीं जाएंगे हम ठीक है, चलो। तो ये हिमयुग के कारण है, क्यों आया। अब देखते हैं कि हिमनद क्या करता है। छोटा सा बीच में टॉपिक था हिमयुग का। अब हिमनद के कार्य क्या क्या है, हिमनद क्या क्या करता है। तो हिमनद क्या करता है कि बहुत तीव्र गति से अपरदन करता है। ठीक है, जिसके कारण बर्फ के भार से घर्षण क्रिएट होता है। घर्षण क्रिएट होता है जब हिमनद गतिशील है, तल पे बड़े गुलाश में या चट्टानी खंड घसीटे जा रहे हैं, जब उस पर ये प्रभाव डाल रहा है तो ये चट्टानी टुकड़े हिमनद के संपर्क में आने से घाटी की तली या किनारों को बहुत ज्यादा अपरदित कर देते हैं। ठीक है, अब हिमनद तो इतने स्ट्रांग होते हैं, आप देखिएगा कि कहीं पर भी अपरदन करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, बेसिकली थोड़ा सा अपक्षय चाहिए हमको, यानी कि वेदरिंग हुई होनी चाहिए, उसी का अपरदन होगा। वेदरिंग मतलब वहीं पर टूटकर बिखर जाना। अब ये बिखरेगा तो इसका अपरदन होगा, इरोजन किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा और फिर इसको ले जाकर कहीं और डिपॉजिट किया जाएगा। हिमनद में ऐसी शक्ति है कि वो अपक्षय रहित जो चट्टाने हैं, यानी कि जहां पर वेदरिंग हुई नहीं है, जहां अपक्षय हुआ ही नहीं है, वहां पर भी अपरदन कर देते हैं। तो जैसे क्या होता है, ऊंचे पर्वत भाग, छोटी पहाड़ियां, ऐसे जो मैदान जैसे क्रिएट हो जाते हैं, सब सपाट, समझो ऐसा 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 स्ट्रक्चर था, ये आया और सब सपाट कर गया ठीक है, बुलडोजर की तरह चला दिया, सब फ्लैट 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 फ्लैट। तो हिमनद के जो कार्य हैं वो 3 प्रकार के अपरदनात्मक कार्य होते हैं। ठीक है, एब्रेशन सबसे पहले। हिमनद क्या करता है, अपरदनकारी कारकों की सहायता से घाटी की तली और किनारों को अपरदित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, अपघर्षण या एब्रेशन कहते हैं। दूसरी चीज है उत्पाटन या प्लकिंग। प्लकिंग क्या होता है, प्लकिंग की क्रिया हिम के पिघलने से प्राप्त जो जल होता है वो चट्टानों को संधियों में प्रवेश कर, संधि यानी कि चट्टान जो होती है ना उसमें कोई ना कोई दरार होती है, मोस्टली कहीं ना कहीं दरार होती है,
उन संधियों में, उन दरारों में प्रवेश करके तापमान में कमी के कारण जमकर हिम का रूप ले लेता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पानी जमेगा तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगी, वॉल्यूम एक्सपैंड होगी तो ये अंदर क्या करेगा, फैलने लगेगा, फैलेगा, चट्टान कमजोर हो जाएगी, कमजोर होगी तो ये टूट जाएगी। भाई ये पानी अंदर जो गया है इसकी टेंडेंसी क्या है, अंदर तक जाना, नीचे तक सीप कर जाना, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ये तो नीचे जाने की कोशिश में लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। लेकिन अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है तो ये जम जाता है, जमने की वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाती है तो ये सारी तरफ क्या है, प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है कि भैया हटो, हमें जगह दो, तो जिसके कारण पत्थर जो है वो, चट्टान जो है वो वीक हो जाएगी, वीक होगी तो वो जाएगी। प्लकिंग क्या है, प्लकिंग। फिर है जमना और पिघलना, फ्रीज थॉ। फ्रीज थॉ क्या होता है, जब गर्म जल या बारिश वाला पानी आधार तल की जो संधियों में प्रवेश करता है तो जमने और पिघलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रात के समय तो अंदर स्थित जल जमकर फैलने लगता है, ठीक है, और संधियों की जो दीवारें हैं उनमें दबाव डालता है तो चट्टान खंडित हो जाती है। फिर गर्म होता है तो उससे पानी निकल जाता है, फिर और पानी आएगा, फिर और जमेगा और तोड़ेगा, फिर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, जमना पिघलना, फ्रीज थॉ, ये एक्शंस हैं। इन एक्शंस के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो कौन सी हैं, ये तो क्या था, हिमनद द्वारा किए गए एक्शंस थे। अब इन एक्शंस द्वारा स्थलाकृतियां कौन सी बन रही हैं, लैंड फॉर्म्स कौन सी बन रही हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रॉश मुटाने। ठीक है, रॉश मुटाने ये क्या होता है, एक प्रकार की चट्टानी टीला है। टीला समझते हो आप, बर्फ उसके बालू के टीले होते हैं, जैसे मिट्टी के टीले होते हैं रेगिस्तान में, ऐसे ऐसे मिट्टी के पहाड़ जैसे बने होते हैं, ये चट्टान का टीला है। कैसे हो रहा है निर्माण, हिमनद के मार्ग में जब कठोर चट्टानों के आ जाने से क्या होता है, हिमनद के जो सामने वाला स्टॉस साइड है वो तो मंद ढाल वाला और विपरीत दिशा वाला तीव्र ढाल वाला हो जाता है। यहाँ तो मंद ढाल रह जाएगी क्योंकि ये इसको रगड़ रगड़ कर ऐसा कर देगा, तो यहाँ तो मंद ढाल है, यहाँ तीव्र ढाल है, इससे क्या है, टीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सेकंड है सर्क या हिमगहर या कॉयर, कॉयर कौरी जिसको हम कहते हैं, हिमगहर या कौरी। ठीक है, सर्क क्या है, हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल शेप्ड में आराम कुर्सी के समान आकृति वाला, ऐसा आराम कुर्सी होती है ना एक, ऐसे वाला विशाल गर्त है, एक डेप्थ है जिसका किनारा खड़े ढाल वाला या अवतल होता है। किनारा कैसा रहता है, खड़े ढाल का रहता है। इसको आप एग्जाम्पल से देखिएगा, ये तो है रॉश मटाने, रॉश मटाने, और क्या हो रहा है, आइस जो है ऐसे चल रही है, ग्लेशियर आइस। अब रॉश मिटाने में हमने देखा था क्या होता है, कठोर चट्टानें जब रास्ते में आती हैं तो वो उसको ऐसे कर देता है, एक तरफ तीव्र ढाल बन जाती है। देखो यहाँ तो एकदम स्लैंड ढाल, यहाँ तीव्र ढाल, समझ रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ तो प्रभाव पड़ रहा है इसका, तो ये खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, और इधर इकट्ठा होकर टूट कर इधर जा रहा है, और ये तीव्र ढाल में बदलता जा रहा है, ऐसा आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है एक। ठीक है, समझ में आया। रॉश माउंटेन और सर्क की बात करें तो कुछ इस तरह का है, देखो घाटी जैसा है, ऐसा 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 निर्माण इसके अंदर हो जाता है, और ये जो एरिया बन रहा है ये क्या है, सर्क, यू शेप्ड वैली। ठीक है, रेलेक्ट सरफेस है। बहुत सारी जो इसमें इमेजेस और बनती हैं, आगे भी हम देखेंगे, इस तरह की यू शेप्ड वैली बनती है, एक रेलेक्ट सरफेस बनता है एक। ठीक है, लीनियर इरोजन हो रहा है, इतना इतना इरोड करेंगे, बाकी को वैसे का वैसा छोड़ देंगे। खैर अभी सर्क पर ध्यान दें आप, ये क्या है, सर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिट।
एरिट क्या है? जब पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य भाग अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है। इधर भी सर्क बना, इधर भी सर्क बना, ये गर्त है, ये भी गर्त है, लेकिन ये इतना ज्यादा क्लोज हो गया कि यहाँ बीच वाला जो हिस्सा था वो एक शार्प हॉर्न के जैसा रह गया। तो ये जो शार्प हॉर्न है इसको हम क्या कहते हैं? एरिट कहते हैं। दो गर्त के बीच का शार्प एरिया, अगर वो बहुत छोटा सा है, जैसे ये एक गर्त है, उधर दूसरा गर्त बन जाए, और यहाँ का जो बीच का एरिया है ये क्या बन जाएगा? एरिट। ठीक है। नेक्स्ट है पिरामिडियल पीक्स या फिर हॉर्न। पिरामिडल पीक्स या हॉर्न क्या है? सर्क के शीर्ष पर अपर्दन के कारण पिरामिड नुमा चोटी का निर्माण होता है। कोई भी सर्क है उसके टॉप में यहाँ पर पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हॉर्न या गिरीश रिंग कहते हैं। ठीक है, इमेज में देखेंगे समझ में आ जाएगा सब, एक बार दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट है टाम। टान में क्या होता है? सर्क की बेसिन में जब हिम पिघल जाते हैं और जल से भर जाता है तो एक छोटी सी झील का निर्माण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्क झील या टान कहते हैं। यहाँ ग्लेशियल था, बर्फ थी, बर्फ पिघलकर जब अगर पानी में बदल जाए इस सर्क में, इस एरिया में, तो ये क्या बन जाएगा? झील बन जाएगी। इस झील को क्या कहते हैं? टान कहते हैं। ये देखो, ये पानी पिघल गया, टान और कोरी लेक बन गया। ये क्या है? गर्त का एरिया। ये यहाँ पर आप पॉइंटेड स्ट्रक्चर जितनी भी देख रहे हैं ना, छोटी छोटी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर बन रही है, ये सब क्या है? एरिट। ये गर्त, ये गर्त, गर्त के बीच में उठा हुआ शार्प पॉइंट क्या है? एरिट। और ये जो पूरा सर्क का पीक है वो क्या है? पिरामिडल पीक। अब देखो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ऐसी, ये चार साइड से जुड़ी हुई, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है ना, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, पिरामिडियल पीक इसको कहते हैं। आराम से देख लो, ध्यान से देख लो, काफी सारी टर्म्स हैं इसमें। एरिट पढ़ा, पिरामिडल पीक पढ़ा हमने, ठीक है। हॉर्न या टान, टान तो ये है ही, ये हॉर्न है, ठीक है, बाकी एरिट तो एरिट है ही। तसल्ली से आराम से देख लो, समझ में आना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए आपको। ओके, चलें आगे। चल, नेक्स्ट आता है हमारे पास बर्गश्रिंट। बर्गश्रिंट क्या है? घाटी हिमनद का जो सबसे ऊपरी सिरा जब हिम क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तो वहां क्या होता है? एक विशाल बर्गश्रिंट का निर्माण होता है, जो कब बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, बर्फ हट रही है मतलब कब हटेगी? ग्रीष्म काल में, तब दिखाई देता है, ऊपर की बर्फ जब पिघल जाती है। ठीक है, कैसा होता है बर्गश्रिंट? ये एरिया क्या है? बर्गश्रिंट है। यहां से क्या हुआ है? बर्फ पिघल चुकी है। यू आकार की घाटी बहुत सिंपल है, हिमनद द्वारा घाटी की रचना नहीं होती, लेकिन पुरानी घाटियों में ही हिमनद जमा करके उसको हिमनद वाली यू शेप घाटी बना देते हैं। ठीक है, वी शेप को यहां से इरोड करके यू शेप में बदल देते हैं। किनारे तो लंबवत हो जाते हैं, तली सपाट हो जाती है, बन जाती है क्या? यू शेप वैली। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लटकती वैली यानी कि हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली में क्या होता है? पर्वतीय भागों में सहायक नदी के समान की सहायक हिमनद भी होते हैं। जैसे मतलब नदी में आपके पास सहायक नदियां होती है ना, वैसे ही हिमनद भी नदी की तरह बह रहा है, तो उसके सहायक हिमनद होते हैं जो पहाड़ों से गुजरते हुए इधर उधर से आते हुए मेन हिमनद में मिल जाते हैं। ये यू आकार की घाटियों को मुख्य हिमनद की भांति लेते हैं, लेकिन कम अपर्दन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब गहराई के अंतर के परिणाम स्वरूप क्या होता है? यहाँ पर उच्च तल वाली सहायक घाटियां जो होती हैं मुख्य घाटी में लटकती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे? देखना, ये तो हमारी मेन शेप वैली है, मेन यू शेप्ड वैली है। ठीक है,
और यही इस वैली की बात करें अगर, ये वाली जो है, तो ये ऐसे लग रहा है इस वैली के अंदर ही यूं लटकी हुई है। ये क्या होती है? हैंगिंग वैली। तो भाई एक घाटी, उसके अंदर इधर एक और घाटी, तो वो ऐसे लगता है कि इसी के बेस पर टंग रही है ये। ठीक है, तो ये क्या है? हैंगिंग वैली। ठीक है, लटकती घाटी से जब हिम पिघलकर निचली घाटी में गिरता है तो सहायक और मुख्य हिमनदों का संगम पर प्रपात का निर्माण हो जाता है। देखो ये क्या हुआ, ये वाटरफॉल का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जलप्रपात दिख रहा है आपको। भाई जब इस घाटी में जो स्नो थी वो मेल्ट होकर नीचे जा रही है हैंगिंग वैली से, तो ये क्या हो रहा है? वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है जो यहाँ नीचे मुख्य हिमनद में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हैंगिंग वैली। फिर आता है हमारे पास ट्रंकेटेड स्पर्स। क्या है? ट्रंकेटेड स्पर्स। ट्रंकेटेड स्पर्स की बात करें तो जब घाटी के किनारों की अपर्दन क्रिया में लटकती घाटियों के तल घिस जाते हैं। क्या हो रहा है? लटकती जो घाटियां हैं उनके तलों में घिसाव आ जाएगा, क्योंकि पानी लगातार उससे बह रहा है तो यहाँ कटाव करेगा, तो घिस जाएगा ये। तो इसके बीच में जो अवस्थित विभाजक क्षेत्र हैं वो हिमानी द्वारा अपर्दन हो जाने के कारण त्रिकोण रूप में दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, इसी आकृति को ट्रंकेटेड स्पर कहते हैं। कुछ बड़ा नहीं है, बस ये जो ऐसा एरिया था ये ऐसा हो जाएगा अपर्दन हो जाने की वजह से, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पेटमोस्टर लेक है। पेटनास्टर जो लेक है हिम के पिघल जाने से निर्मित टांड झीलों की श्रृंखला है। जो टांड झील है वो बहुत सारी एक साथ बन जाती हैं, जब उनकी श्रृंखला बन जाती है तो उसको पेटनास्टर झील कह देते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्स बन रहे हैं, वी शेप वैली है, हैंगिंग वैली है, यू शेप वैली है और ट्रंकेटेड स्पर्स है। ठीक है, एज इट इज बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ये नदी बह रही है, ये उसकी घाटियां बन रही हैं। ओके, चलो इसमें भी देख लो, हैंगिंग वैली है इस प्रकार की। ठीक है, ये उठा हुआ भाग है जिसके सबसे ऊपर हॉर्न है, ये दो सर्क बने हुए हैं। ये क्या है? देखो, एक लेक, दूसरा, तीसरा, चौथा, श्रृंखला बन गई। ये श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? पेटनॉस्टर लेक्स कहेंगे। जब ये एक है तब टान है। ठीक है, जब ऐसे दो जगह पर यूं बन जाते हैं तो ये दो सर्क मिल गए हैं, और इसके ऊपर की ये चीज क्या कहलाएगी? एरेट कहलाएगी। डायग्राम देखते थोड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? चलो ठीक है, तो ये थी हिमनद द्वारा जो बनाई गई स्थलाकृतियां थी अपर्दनात्मक। कौन सी? अपर्दनात्मक हिमालयन जो स्थलाकृतियां थी वो हमने कर ली। और नेक्स्ट है निक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत सारा है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लैंडफॉर्म्स को खत्म कर देंगे और इसका एंड करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है, लास्ट होगा ये, और उसके बाद लैंडफॉर्म्स एंड, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे। ये थी अपर्दनात्मक। निक्षेपात्मक बची है, वो कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। आई रियली होप आपको समझ में आया। ये सारी जो चीज़ें हमने, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, हमने क्या क्या देखा। ठीक है, हिमयुग की बात की हमने, स्नो लाइन देखी, सर्क देखा, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। कोस्ट लाइन, एमर्जेंस, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स देखे थे, वैली है, पीडमॉन्ट है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं, स्नो लाइन, हिम रेखा बन रही है। फिर हिमयुग की बात की थोड़ी सी, हिमनद के कार्य कौन कौन से हैं, कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स बनती है, रॉश म्यूटाने देखा, सर्क देखा। ठीक है, एरेट देखा, पिरामिडल देखा, टान देखा, बर्गश्रेंड देखा, यू आकार की घाटी है, लटकती हुई घाटी है, हैंगिंग वैली है जिससे जलप्रपात बनता है, ट्रंकेटेड स्पर्स है, रुंडित जो स्पर हैं, पेटेनॉस्टर झील है, बहुत सारी जो टान्स हैं उनकी श्रृंखला है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पर हम आए। फाइनल अपर्दनात्मक जो निक्षेपात्मक जो क्रियाएं हैं वो देखेंगे और उसके बाद टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिला देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। क्लास एंड होते ही सर्च करना है प्रेप टुडे चैनल और सब्सक्राइब कर लेना है।
राइट, और शेयर कर देना है आपके बहुत सारे जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथी हैं, उन सभी के साथ इसको शेयर कर देना है। राइट, इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। ओके डन, पक्का कर दोगे? चलो ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। निक्षेपात्मक, ओ माय गॉड आई कैन नॉट से दैट, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स जो हैं वो हम करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।